नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो सुना ही होगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी जाके कितने लोग भूत प्रेतों से अपने आप को छुटकारा दिलाते हैं। तो आज की जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ वो मेहंदीपुर बालाजी से ही रिलेटेड एक ऐसी भूतिया कहानी है जिसकी शुरुआत तो जयपुर से हुई, लेकिन उसका जो अंत हुआ वो मेहंदीपुर बालाजी में जाके हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जयपुर में एक शख्स रहता, शशांक नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था शहर में। 10th क्लास में जब वो था तो उसके माँ बाप ने जयपुर में मतलब मेन शहर में उसका दाखिला करवा दिया था एक अच्छे स्कूल में, क्योंकि उसके माँ बाप जो थे वो गाँव में रहते थे। पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी वहाँ गाँव की थी नहीं, तो उसके माँ बाप ने जयपुर के मेन शहर में आके उसका दाखिला करवा दिया था 10th क्लास में जब वो था शशांक। तो अब उसके माँ बाप गांव में रहते थे, शशांक अकेला शहर में रहता था और पढ़ाई लिखाई करता है। किसी तरीके से 12th कंप्लीट करता है। 12th कंप्लीट करने के बाद अपना इंजीनियरिंग की पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको ये होता है कि अब चलो यार मुझे जॉब करनी है। तो सोचता है क्यों ना जॉब करना से पहले अपने माँ बाप के पास बीच बीच में जाता था, लेकिन वो बहुत कम जाता था क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि जब कभी भी वो जाता था 1-2 दिन के लिए तो फिर उसका वापस शहर में आने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो उसी गांव में पला बढ़ा और दोस्ती यारी सब उसकी उसी गांव में थी। तो उसका फिर वापस आने का मन नहीं करता था, इसलिए जब तक उसने पढ़ाई करी ज़्यादा गाँव में गया नहीं। जब उसकी पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तब उसने सोच लिया कि यार जॉब तो करने जाना ही है, क्यों ना जॉब करने से पहले 1-1.5 महीने चल के गाँव में रहा जाए अपने माँ बाप के पास, अपने दोस्तों यारों के पास। तो खैर फिर वो जयपुर जो शहर जहाँ पे पढ़ाई करता था, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद सोचता है कि चलो यार आज पहला दिन है, दोस्तों यारों के साथ समय काटते हैं। पूरा दिन अपना दोस्तों यारों के साथ मतलब घूमता है फिरता है गाँव। मतलब कि जब वो घूम फिर रहा था तो उसने फील किया कि 7-8 सालों में गांव में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जैसे वो पहले रहता था उस गांव में, जैसा वो गांव पहले था वैसे ही अभी भी वो गांव था। खैर ये गांव घूमता है उस दिन पूरा, अपने माँ बाप के साथ शाम के समय आके अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताता है। करीब 8:30-9 बजे गाँव में खाना पीना खा लिया जाता है। वो भी खाना पीना खा के अपने माँ बाप को बोलता है कि आज मैं, गर्मियों का मौसम था, सन 2012 की बात है ये, गर्मियों का मौसम था, तो वो अपने माँ बाप से बोलता है कि मैं खाना पीना खा के छत के ऊपर ही सोऊंगा। खैर वो खाना पीना खाते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि हम तो अपने कमरे में सोएंगे, तुमको अगर छत पे सोना है तो सो। वो खाना पीना खा के छत पे निकल जाता है। थोड़ी देर मोबाइल चलाता है, दोस्तों यारों से बातचीत करता है जो उसके कॉलेज फ्रेंड्स थे। बातचीत करने के बाद करीब 10:30-11 बजे उसको नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में सो जाता है और करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास उसको मतलब कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। जब भी वो रोने की आवाज़ सुनता है तो वो आंखें खोलता है, अपने मोबाइल को हाथ से टटोलता है, लेकिन उसका मोबाइल मतलब कि कहीं उसके आसपास दिखाई नहीं देता है। तो उठता है और अच्छे से पूरे मोबाइल को ढूंढता है तो देखता है कि मोबाइल जो उसका था उसके शरीर से करीब 2 हाथ दूर उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद वो सोचता है यार मेरा मोबाइल इतना दूर कैसे जाके पड़ा हुआ है, मैंने तो सोते वक्त अपने तकिया के नीचे रखा था मोबाइल, ज़मीन पे ही, फ्लोर पे ही सो रहा था वो, तो अब उसका मोबाइल 2 हाथ दूर कैसे जाके। खैर वो सब चीज़ें वो सोचता है, उसके बाद वो उसको इग्नोर कर देता है। लगातार उसको रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने मोबाइल की तरफ बढ़ता है, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है, चारों तरफ जो छत थी, चारों तरफ छत पे देखता है, कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। खैर अभी भी उसको रोने की आवाज़ तो आ रही थी उस औरत की, लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि आस पड़ोस में गाँव के मतलब घर आसपास होते ही हैं, तो उसको लगा कि आस पड़ोस में हो सकता है कोई बच्चा रो रहा हो या कुछ हो। वो इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के बाद वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसको लगातार उस औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ ऐसी मतलब दर्द भरी आवाज़ थी कि उसको उस आवाज़ से सुनने से डर नहीं लग रहा था। उसको ये लग रहा था यार ये कौन है रात में 1:30-2 बजे के करीब इतने दर्द भरी आवाज़ में रो रहा है।
खैर 10-15 मिनट तो वो लेटा रहता है, उसको नींद आ नहीं रही थी, लेकिन लगातार उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी। उससे फिर रहा नहीं जाता है, वो उठता है, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता है। अब वो अपने घर के चारों तरफ मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के छत से ही देखता है, गलियों में और सब, उसको कोई नहीं दिखाई देता है। तभी अचानक उसके घर के सामने जो बहुत पुराना और बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी नज़र उस पेड़ पे जाती है। उस पेड़ पे जैसे ही उसकी नज़र जाती है तो देखता है कि एक पेड़ पे एक औरत ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है और वो रो रही है। खैर उसको वो धुंधली आँख, मतलब दूरी थी अच्छी खासी, तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि यार कोई पेड़ पे है जो रो रहा है। तो वो वहीं से छत पे से ही आवाज़ लगाता है कि अरे क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको, कुछ दिक्कत है क्या, मैं नीचे आके आपकी मदद करूं क्या। इतना बोलता है। अभी भी रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी, लेकिन वहाँ से उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन अब उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस पेड़ के ऊपर कोई औरत चढ़ी हुई है और वही रो रही है। वो फिर से आवाज़ लगाता है, अरे क्या हुआ मैडम, आप क्यों रो रहे हो, मैं आपकी आके मदद करूं क्या, फिर से बोलता है वो। फिर भी वहाँ से फिर से दोबारा कोई जवाब नहीं आता है और लगातार उसके रोने की आवाज़ आती है। थक हार के अब वो छत से नीचे उतरता है। छत से नीचे उतरने के बाद वो उस पेड़ के नीचे जाता है। पेड़ के नीचे जाने के बाद अब वो फिर से आवाज़ लगाता है उसी औरत को। अब उसको एक क्लियर हो गया था, दिखाई दे रहा था कि कोई एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक औरत पेड़ पे चढ़ी हुई है और वो वही रो रही है, जिसकी रोने की आवाज़ उसको आ रही है, वो वही औरत है। फिर से वो पेड़ के नीचे से खड़े होकर आवाज़ लगाता है कि अरे क्या हुआ, आप नीचे आइए, मैं आपकी मदद करूँगा, आप क्यों रो रहे हैं। इतना जैसे ही वो बोलता है तो उस औरत की तरफ से अब जवाब आता है। वो बोलती है, क्या मैं सच में नीचे आ जाऊँ, आप मेरी मदद करेंगे। तो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा, आप नीचे आइए। वो जैसे ही नीचे आती है और जैसे ही उसके सामने खड़ी होती है तो वो समझ चुका था कि उसने किसको नीचे बुला लिया। वो औरत नीचे आती है और शशांक के सामने खड़ी होती है। शशांक के सामने जैसे ही खड़ी होती है तो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज के मूवमेंट में जाके हो जाता है, मतलब हिप्नोटाइज तरीके से हो जाता है। पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। अब वो औरत उसको तिरछी निगाहों से, बहुत प्रेम निगाहों से उसको देखती है, उसके सामने खड़ी है। शशांक उसको बराबर देख रहा है और उसके चेहरे में कटे पिटे निशान, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद, आँखें जो हैं वो पूरी तरीके से काली आँखें। वो समझ चुका था कि उसने किसको नीचे बुला लिया है, लेकिन वो एक तरीके से पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका था उस औरत के सामने। तो वो कुछ ना रिएक्शन दे पा रहा है, ना अपने शरीर को हिला पा रहा है, ना चीख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ उस औरत की तरफ देख रहा है। अब वो औरत बिल्कुल जस्ट उसके सामने खड़े होके उसको देख रही है। फिर वो बोलती है कि आपने मेरे को बोला था कि आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद सच में करोगे। इस बार शशांक के मुंह से आवाज़ निकलती है कि आप कौन हो, कहा क्या चाहती हो मेरे से। तो बोलती है वो औरत, जो बोलती है वो बोलती है कि मैं काफ़ी दिनों से एक वर ढूंढ रही हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगे। शशांक डरी आवाज़ में बोलता है कि अरे मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरी अभी उम्र ही क्या है। तो वो बोलती है कि तुम बस हाँ बोल दो, मैं तुमको इंतज़ार करूँगी तुमसे शादी करने के लिए, इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और कुछ दिन और इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन तुम हाँ बोल दो। तो शशांक बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, आप कोई औरत नहीं हो, आप एक औरत के रूप में कुछ, मतलब कि एक बुरी आत्मा हो, ऐसे इतना वो बोलता है। उसके बाद वो बोलती है औरत, कहती है कि अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुमको अभी यहीं मार दूँगी। इतना सुनने के बाद शशांक काफ़ी डर जाता है और शशांक डरी आवाज़ में बोलता है कि ठीक है, मैं शादी करूँगा आपसे, लेकिन आप मेरे को मारना नहीं। इतना सुनने के बाद वो औरत बहुत तेज़ से चिल्लाती है और जंगलों की तरफ भाग जाती है। वो इतनी तेज़ भागती है कि जैसे किसी नॉर्मल इंसान की उतनी स्पीड हो ही नहीं सकती है। और वो जैसे ही जंगलों की तरफ भागती है तो अब मतलब कि शशांक जो है हिप्नोटाइज स्टेज से पूरा बाहर निकलता है, क्योंकि जब तक वो उसके सामने थी पूरी तरीके से वो हिप्नोटाइज था। उसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाता है और अपने माँ बाप को उठाता है, और माँ बाप उसको देखते हैं। शशांक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो अपनी पूरी कहानी मतलब कि अपने माँ बाप को बताता है। तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे बेटा तेरा भ्रम होगा, तू तो अभी छत से आ रहा है, ये वो। कहने लगे नहीं, मैं छत से नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर से आ रहा हूँ, और मुझे बाहर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ।
तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि अरे तुझे कुछ भ्रम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को तो आज तक नहीं कभी ऐसा कुछ लगा। इतना सुनने के बाद वो अपने माँ बाप के रूम में ही जाके सोता है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो बाहर निकलता है और फिर से उस पेड़ के नीचे जाके देखता है, तो इस बार अब कुछ भी नहीं था उस पेड़ के नीचे, बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताता है अगले दिन। उसके दोस्त भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। फिर अब उस दिन रात होती है और इस बार वो नीचे से होता है, लेकिन दूसरे रूम में सोता है। दूसरे रूम में जैसे ही सो रहा था, अब वो उसके साथ 4-5 रातों तक जैसे ही वो सोने जाता तो वो औरत उसके आसपास आके लेट जाती थी और उसके आसपास आके बैठ जाती थी। अब वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और जैसे ही वो अगले दिन सुबह होती थी तो वो औरत उसको छोड़ के चली जाती थी। तो अब ये सारी चीज़ें वो अपने माँ बाप को फिर से बताता है। अब धीरे धीरे उसकी जो शरीर था वो ढलना शुरू हो चुका था, एक तरीके से जैसे एक बीमार इंसान का शरीर हो जाता है वैसा हो गया था उसका शरीर। 4-5 दिन बाद उसके पिताजी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से ये आया तब से ये बीमार हो रहा है और इसका शरीर पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, कुछ तो दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पहले वो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद हफ्ता 10 दिन तक दवाई चलती है, लेकिन शशांक के शरीर के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। और डेली रात में जब भी वो सोने जाए तो वो औरत उसको दिखाई दे और वो रात भर वो औरत उसके आसपास रहे, घूमे फिरे, उसके आसपास लेटे बैठे सब कुछ करे। और अगले दिन शशांक वही पूरी कहानी अपने माँ बाप को फिर से सुनाता था। खैर 10-12 दिन तक दवाई चलती है, लेकिन शशांक के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो उसके पिताजी काफ़ी घबराते हैं। फिर वो अपने पिताजी को, गांव के लोग होते हैं कि थोड़ा सा भूत प्रेत आत्माओं पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। जब उसके पिताजी को लगा कि यार ये 10-12 दिन हो गया डॉक्टर को दिखाते हुए, लेकिन इसके अंदर कोई सुधार ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक बाबा के पास, तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक शशांक को देखता है और तांत्रिक शशांक को जैसे ही देखता है तो वो बोलता है कि इसके ऊपर 3 आत्माओं का, 3 प्रेतों का वास हो चुका है और मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसको जब तक आप लोग करोगे नहीं, लगातार 10 दिन तक आपको करना है। अगर नहीं करोगे तो ये बहुत जल्दी वो आत्माएं इसको मार देंगी। इतना सुनने के बाद शशांक भी बहुत ज़्यादा घबराता है, शशांक के माँ बाप भी घबराते हैं। और जो उस तांत्रिक ने जो तरीका बताया था वो ये था कि रात में करीब 1 बजे के आसपास शमशान घाट पे जाना है और शमशान घाट पे जाने के बाद निर्वस्त्र, कि कोई भी वस्त्र अंग पे नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो पहली मिट्टी, कि जो पहली मौत जिसको डेली शमशान घाट में लोग मिट्टी लेके आते हैं, जलाते हैं, कहते हैं जो आया हुई मिट्टी रहेगी, जो जली हुई मिट्टी रहेगी, उसके राख को लगाना है और राख को लगाने के बाद वहाँ पे आधा घंटा पूजा करनी है निर्वस्त्र। अब वो शशांक और शशांक के माँ बाप क्या करते, अब वो उसी रात से वो उस चीज़ चालू कर देते हैं। 10 दिन बीत जाता है। 10 दिन वो लोग पूरा सब कुछ करते हैं, लेकिन शशांक के अंदर अभी भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो उसके माँ बाप को लगा कि हो सकता है तांत्रिक से कुछ गलती हुई हो। तो अब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो शशांक के पिताजी अपने एक दोस्त से, जो उन्हीं के उम्र दराज के थे, तो उससे राय मशवरा लेते हैं। तो तब वो बोलते हैं कि तुम मेहंदीपुर बालाजी जाके अपने लड़के को दिखाओ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लड़के के ऊपर कोई बुरी आत्मा का कुछ साया है। तो अब शशांक के पिताजी उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं। जब वो उसके पिताजी मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं और बाबा को दिखाते हैं, बाबा देखते ही बोल देता है कि अरे इसके ऊपर तो 10-12 आत्माओं का वास हो चुका है। इतना ही बोलने के बाद शशांक के माँ बाप इतना डर जाते हैं। उसके बाद वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा इसका कुछ उपाय, कैसे छुटकारा मिलेगा। तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम इसको यहाँ ले आए, वरना हफ्ता भर और लेट किए होते तो जो आत्माएं इसके ऊपर वास कर रही हैं वो इसको मार चुकी होती हैं हफ्ते भर के अंदर। फिर वो मेहंदीपुर बालाजी में उसका इलाज चलता है। बाबा पूरी तरीके से पूजा पाठ अर्चना पूरा सब कुछ करवाते हैं और अब धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगता है। और करीब 2 से 2.5 महीने तक वो लोग मेहंदीपुर बालाजी में शशांक को दिखाते हैं, शशांक के माँ बाप। धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आता है। सुधार आने के बाद जब 2-2.5-3 महीने के बाद जब वो बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो जाता है, तो शशांक फिर अपने माँ बाप से बोलता है, कहता है कि मैं आज के बाद अब गाँव नहीं आऊँगा और मैं अब जा रहा हूँ जॉब करने के लिए शहर। अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो आप चलिए, और अगर आप लोगों को गांव में रहना है तो आप लोग गांव में रहिए, लेकिन अब मैं दोबारा गांव नहीं आऊँगा।
उसके बाद शशांक बाहर निकलता है, शहर जाता है, नौकरी चाकरी लगती है। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 महीने के बाद उसके माँ बाप भी उसके साथ शहर में ही रहने लग जाते हैं और पूरी तरीके से वो लोग गांव को छोड़ देते हैं। तो ये थी दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में की एक ऐसी भूतिया कहानी जिसकी शुरुआत तो जयपुर से हुई, लेकिन जो उसका अंत हुआ वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाके हुआ। इसीलिए लोग मेहंदीपुर बालाजी में जाके भूत प्रेतों से छुटकारा पाते हैं और मेहंदीपुर बालाजी जो हैं वो बहुत मशहूर हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जो कहानी मेरे साथ जिस शख्स ने शेयर करी थी वो मेरे एक सब्सक्राइबर अंकित द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो ये जो शशांक नाम का जो शख्स था वो अंकित द्विवेदी जी का ही दोस्त था। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स अंकित द्विवेदी जी मेरे साथ ये शेयर करने के लिए। तो अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।